हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया एंड ओशिनिया कंट्रीज़ के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पर मैप देख पा रहे होंगे कि ऑस्ट्रेलिया और इसके आसपास में जितने भी आइलैंड्स मिलते हैं, आइलैंड कंट्रीज, उनका एक ग्रुप बना के इन सबको ऑस्ट्रेलिया एंड ओशिनिया कंट्रीज़ के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एंड ओशिनिया कंट्रीज़ के नाम से जानते हैं। तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। और यहाँ पर जो छोटे छोटे काफ़ी आइलैंड्स मिलते हैं उनको ग्रुप में बताया गया है। यहाँ पर एक ग्रुप बनाया गया है माइक्रोनेशिया, यहाँ पर मेलानेशिया और ये पॉलिनेशिया, ये सब ग्रुप है। ये सब ग्रुप बनाने का मेनली जो रीजन है ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए है, यानी कि इनको पढ़ने में आसानी हो। अब इधर के ग्रुप के नाम लेने हो तो एक एक आइलैंड्स का नाम ना लेना पड़े, इस वजह से उनको ग्रुप में रख दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर आपको न्यूजीलैंड मिलेगा। तो ऑस्ट्रेलिया एंड ओशिनिया कंट्रीज में ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ ये जितने भी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, मेलानेशिया एंड न्यूजीलैंड, ये सारे इस ग्रुप में आते हैं। ठीक है, ये कॉन्टिनेंट का हमारा लास्ट पार्ट है। इससे पहले जितने भी कॉन्टिनेंट थे वो सारे हो चुके हैं। ओके, तो चलिए इनको हम धीरे धीरे से एक एक करके पढ़ते हैं। जब हम फिजिकल मैप को देखते हैं तो फिजिकल मैप में अगेन हमें रेनफॉल वगैरह के बारे में, थोड़ा सा क्लाइमेट के बारे में यहाँ पर देखना होगा। ठीक, तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो ओशनिक करेंट्स हैं उनका काफ़ी इंपॉर्टेंस है। आपको जो वेस्ट कोस्ट है, वेस्ट कोस्ट की तरफ आपको कोल्ड करंट देखने को मिलेगा। वेस्ट कोस्ट की तरफ यहाँ पर कोल्ड करंट देखने को मिलेगा जिसका नाम है वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। दिस इज वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ये कोल्ड करंट है। ठीक है, और वहीं ईस्ट की तरफ देखेंगे तो ईस्ट की तरफ एक आपको करंट देखने को मिलेगा जो कि ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है, यानी कि ये जो है एक आपको वार्म करंट है। ठीक है, इसके नॉर्थ में देखेंगे तो नॉर्थ में इक्वेटर के आसपास यहाँ पर एक करंट देखने को मिलेगा जो साउथ इक्वेटोरियल करंट है। दिस इज साउथ इक्वेटोरियल करंट, तो ये भी एक वार्म करंट है। ठीक है, तो अब इसकी वजह से देखेंगे कि जहां पर कोल्ड करंट है, कोल्ड करंट होने की वजह से यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होगा, देन रेनफॉल यहाँ पर कम होगा। तो इस वजह से क्या है, ये पूरा का पूरा एरिया जो आप देख रहे हैं इस तरीके से, ये पूरा का पूरा एरिया क्या है, ये डेजर्ट है। दिस इज डेजर्ट, यानी कि पूरा सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया आपको डेजर्ट ये नजर आएगा। ठीक है, अब वहीं आप इधर नॉर्थ की तरफ जाएंगे जिधर आपको साउथ इक्वेटोरियल करंट है जो कि वार्म करंट है। इसके वजह से थोड़ी बहुत वर्षा होती है यहाँ पे, थोड़ी बहुत क्या अच्छी खासी वर्षा होती है। ठीक है, और इक्वेटर के भी थोड़ा सा प्रॉक्सिमिटी यहाँ पर हो जाती है। तो इस वजह से देखेंगे कि ये जो एरियाज हो जाते हैं, इसके अलावा ये जो इधर एरियाज आपको पड़ते हैं, यहाँ पर आपको इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलेगा या फिर ह्यूमिड टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलेगा। ठीक है, वहीं आप इधर देख रहे हैं जो इधर आपको ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है जो कि एक वार्म करंट है, इसकी वजह से भी वर्षा हो जाती है। तो ये जो पूरे कोस्टल रीजन है यहाँ पर आपको सब ह्यूमिड एंड मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलेगा। ठीक है, ये पूरे एरिया में। इसके अलावा ये एरिया कुछ मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एरिया जो होता है 40 डिग्री के आसपास में होता है। आप लोग डिग्री ड्रॉ करके देखिएगा तो कुछ ये एरिया हो गया दिस वन, और ये इधर का कुछ ये ऐसे एरिया हो गया ये वाला। इन दोनों एरियाज में आपको यहाँ पर मिलेंगे मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, और यहाँ पर भी मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगा, ये वाला पैच जो है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर जो बीच में बचा, यहाँ पर भी आपको ये डेजर्ट मिलता है, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पर ग्रासलैंड भी देखने को मिलता है जो कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड वगैरह का यहाँ पर थोड़ा सा कंसंट्रेशन है। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर लैंडफॉर्म के मामले में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटीज नहीं है, मेनली डाइवर्सिटीज आपको इतनी देखने को मिलती है। अब यहाँ पर जो चीज़ें आपको याद करनी है वो क्या है, आपको अपने मैप पर इसमें क्या बनाना है, ये देखिएगा। कुछ यहाँ पर डेजर्ट के नाम हैं, जैसे कि ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, ओके, दिस इज सैंडी डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ओके, तनामी डेजर्ट, ये सब आपको नाम अपने, एंड दिस इज द सिम्पसन डेजर्ट, ये आपको अपने मैप में करना है मार्क। ठीक है, तो ये आपको इधर मार्क करना है अपने फिजिकल मैप में। इसके अलावा अगर हम पूरे चारों तरफ ऑस्ट्रेलिया की बात करें सराउंडिंग में, तो आपको वाटर बॉडीज में मार्क करना है तिमोर सी,
दिस इज आराफोरा सी, दिस इज गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया, यहाँ पर आपको मिलेगा कोरल सी, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा तस्मान सी, जो इसमें नहीं है, आपके मैप में होगा, एटलस में देखिएगा, यहाँ पर मिलेगा आपको तस्मान सी। ये एक जो आपको आइलैंड देख रहा है, दिस इज द आइलैंड तस्मानिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया का ही पार्ट है। यहाँ पर एक स्ट्रेट पड़ता है जो इन दोनों को अलग करता है, ऑस्ट्रेलिया के मेन लैंड को इस तस्मानिया आइलैंड से अलग करता है, और इस स्ट्रेट का नाम है बैस स्ट्रेट। ओके, तो ये आपको उसमें मार्क करना है। इसके अलावा यहाँ पर ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, इसको भी आप उसमें मार्क करेंगे। ठीक है, तो फिजिकल फीचर में ये सारी चीजें आपको मार्क करनी है। और क्या मार्क करनी है, और हम धीरे धीरे आगे उसको देखेंगे। चलिए, अब थोड़ा सा हम फिजियोग्राफी के बारे में देखते हैं, यानी कि फिजिकल फीचर्स के बारे में देखते हैं ऑस्ट्रेलिया एंड ओशिनिया के बारे में। तो जो ओशिनिया है, यहाँ पर 3 मेजर लैंड मास आपको देखने को मिलेंगे। एक ऑस्ट्रेलिया हो गया, एक आपको जीलैंडिया हो गया जिसमें न्यूजीलैंड इंक्लूड होता है, और उसके पास बाद में न्यू गिनिया हुआ जिसमें आपको पापुआ न्यू गिनिया देखने को मिलता है। ठीक, अब ये पापुआ न्यू गिनिया कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए ये वाला हिस्सा, दिस वन इस पापुआ न्यू गिनिया, ये वाला हिस्सा, ये जो ईस्ट की तरफ है ये पापुआ न्यू गिनिया है, अदरवाइज जो वेस्ट की तरफ है वो वेस्ट पापुआ है। ओके, ओशनिक बात करें तो यहाँ पर 3 मेनली आइलैंड्स के ग्रुप मिलते हैं, आइलैंड्स रीजन्स मिलते हैं, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया एंड पॉलिनेशिया, जो अभी हमने देखा कि जिसको यहाँ पर बताया गया है माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया एंड पॉलिनेशिया आइलैंड्स के ग्रुप ये ओशिनियास में मिलते हैं। इसके अलावा ये जो ओशिनिया है, इनको 3 आइलैंड ग्रुप्स में लैंड फॉर्म के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। ठीक है, ये जो डिवीजन आप देख रहे हैं ये लैंड फॉर्म के अकॉर्डिंग नहीं है, इनको सुविधा के अकॉर्डिंग पढ़ने के लिए इनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया। अदरवाइज यहाँ पर लैंड फॉर्म का कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर लैंड फॉर्म के हिसाब से देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर डिवीजन जो देखेंगे, कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स एंड हाई आइलैंड्स एंड लो आइलैंड्स। तो कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स का मतलब ये होगा कि वो आइलैंड्स जो कि कॉन्टिनेंट का हिस्सा थे और बाद में अलग हो गए, जैसे अभी हमने तस्मानिया देखा, ठीक है, जो कि ऑस्ट्रेलिया से अलग हो गया बीच में बैस स्ट्रेट के द्वारा। हाईलैंड्स ये जो है वोल्केनिक एक्टिविटीज के द्वारा बने हुए आइलैंड्स हैं, और लो लैंड्स जो होते हैं ये कोरल रिफ से बने हुए आइलैंड्स, यानी कि कोरल आइलैंड्स हैं ये। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स की। तो कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स, जैसा मैंने कहा कि ये पहले कॉन्टिनेंट का हिस्सा हुआ करते थे और बाद में ये कॉन्टिनेंट से अलग हो गए। ओके, और ये इसके कोई भी रीजन हो सकता है, ड्यू टू सी लेवल चेंजेस हो सकते हैं, टेक्टोनिक एक्टिविटीज के द्वारा भी ये अलग हुए हैं। ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स में ऑस्ट्रेलिया, जीलैंडिया, खास करके न्यूजीलैंड एंड न्यू गिनिया, ये सब आपको कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स के तौर पे जाने जाते हैं। थोड़े से हम यहाँ पे लैंड फीचर्स की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में आपको मिलता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अब ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है क्या है, ऑस्ट्रेलिया की मैप में अगर देखें तो यहाँ देखिए, ये हिस्सा जो आपको नजर आएगा इधर, ये वाला हिस्सा इस तरीके से ईस्ट कोस्ट की तरफ ये जो नजर आ रहा है, ये आपको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। दिस इज ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है, जो कि आपको ईस्ट की तरफ पड़ेगा। इसके अलावा आपको न्यूजीलैंड में साउथ आल्प्स और नॉर्थ आइलैंड वोल्केनिक प्लेटूस मिलेंगे। जैसे ये न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड 2 पार्ट में डिवाइड है, एक नॉर्थ की तरफ आइलैंड है और एक साउथ की तरफ आइलैंड में। तो नॉर्थ वाले को हम नॉर्थ आइलैंड और साउथ वाले को हम साउथ आइलैंड के नाम से जानते हैं। तो नॉर्थ में आपको वोल्केनिक प्लेटू देखने को मिलेगा, ओके, और वहीं साउथ में आपको साउदर्न अल्प्स माउंटेन ये आपको देखने को मिलेगा न्यूजीलैंड में। तो ये आपका कुछ फीचर हो गया न्यूजीलैंड का। पापुआ न्यू गिनिया में न्यू गिनिया हाईलैंड है, तो इट इज़ नॉर्मल थिंग, आप बस याद रखिएगा। और साथ ही साथ ये जो तीनों रेंज हम जो देख रहे हैं या चारों रेंज जो देख रहे हैं, सभी के सभी फोल्ड माउंटेन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं हम, तो न्यूजीलैंड एंड पापुआ न्यू गिनिया में आपको वोल्केनिक फीचर्स भी मिलेंगे। खास करके जब हम न्यूजीलैंड में देखते हैं तो न्यूजीलैंड में एक ओटागो प्लेटू है, ओटागो प्लेटू जो कि एक कॉन्टिनेंटल प्लेटू है। इसको छोड़ के यहाँ पर जितने भी फीचर्स या चीज़ें देखने को मिलेंगी सारी की सारी वोल्केनिक एक्टिविटी से ही बनी हुई है, ठीक है।
उसके अलावा पापुआ न्यू गिनिया में भी कुछ वोल्केनिक एक्टिविटीज आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सब जो रीजन है पापुआ न्यू गिनिया वाला, ये आता है जो रिंग ऑफ फायर होता है पैसिफिक ओशियन का, ये उसके रिंग के पास में आता है। तो यहाँ पर भी वोल्केनिक एक्टिविटीज देखने को मिल जाती है। और लैंड इसके फीचर्स की अगर बात करें तो जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में आउटबैक डेजर्ट, सेमी एरिड लैंड, जैसे मैंने आपको बताया सेंट्रल पार्ट डेजर्ट है, उसके आसपास भी आपको सेमी एरिड लैंड मिलेगा जहाँ पर ग्रासलैंड वगैरह ट्रॉपिकल ग्रासलैंड मिल जाते हैं। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड आपको मिलने सेमी एरिड लैंड्स ही होते हैं। न्यूजीलैंड्स की बात करें तो यहाँ पर कुछ ग्लेशियर्स मिलेंगे, लेकिन ये हाई एलिवेशन में मिलते हैं, यानी कि ये माउंटेन्स पर मिलते हैं। इसके अलावा पापुआ न्यू गिनिया की बात करें तो पापुआ न्यू गिनिया जो है, आप जब मैप में देखेंगे तो ये इक्वेटर के पास में है। पापुआ न्यू गिनिया इक्वेटर के पास में है, तो इक्वेटर के पास में होने की वजह से यहाँ पे क्या मिलेगा, रेन फॉरेस्ट होगा, ठीक है, इक्वेटोरियल टाइप ऑफ रेन फॉरेस्ट, क्योंकि ट्रॉपिक्स के आसपास में, इक्वेटर के आसपास में है, तो यह मॉइस्चर बेरिंग विंड्स जो होती हैं वो काम आती है। हाईलैंड्स की बात करें तो ये वोल्केनिक आइलैंड्स होते हैं, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स है माउंटेन पिक्स इन मलेशिया, जो कि फिजी आइलैंड में आपको माउंट तोमानी भी है, उसी तरीके से पापुआ न्यू गिनिया में माउंट लैमिंगटन है, और वनुताउ में यहाँ पर याशुर देखने को मिलेगा। नाम याद रखिएगा मेनली, क्योंकि जनरली कभी कभी एग्जाम्पल में लिखने के लिए आएगा, अदरवाइज ऐसे इनका नाम करके आएगा नहीं, जब तक ये न्यूज में ना रहे। अगर न्यूज में रहते हैं तब यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है। लो आइलैंड्स की बात करें तो ये कोरल आइलैंड्स होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे कि माइक्रोनेशिया एंड पोलिनेशिया जो आपको ग्रुप है, वहाँ पर बहुत सारे आइलैंड आपको कोरल फॉर्मेशन से बने हुए नजर आएंगे। जैसे कि आपको मार्शल आइलैंड है, मार्शल आइलैंड में भी आपको एक अटोल मिलेगा, क्वाजलिन अटोल। उसी तरह किरिबाती में आपको 32 अटोल देखने को मिलेगा। दिस इज किरिबाती एंड दिस इज द मार्शल आइलैंड इन माइक्रोनेशिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें भी मिलेंगी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के हम एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर की बात करें कि कौन कितने प्रोविंस में यहाँ पर डिवाइड किया गया है, तो ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर 6 प्रोविंस में इसको डिवाइड किया गया है। एक है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, साउदर्न ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स एंड दिस इज विक्टोरिया। 6 पार्ट है यहाँ पे। और ये क्वींसलैंड के पास में ही यहाँ पर ग्रेट बैरियर रिफ मिलता है, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा ये कोरल रिफ है या बैरियर रिफ है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। कहां पर पड़ता है ये? ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड प्रोविंस में। शहर का नाम जैसे मैंने आपको बताया पर्थ, और इधर मेलबर्न, कैनबरा, सिडनी, ब्रिस्बेन, और इधर आपको डार्विन, ये आपको याद रखना है। मैप में आपको इसको बना के रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, इसमें एग्रीकल्चर की बात करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें एग्रीकल्चर, तो ऑस्ट्रेलिया का वैसे जो सेंट्रल पार्ट है, इंटीरियर पार्ट है, वो पूरा पूरा पहले तो डेजर्ट है, तो डेजर्ट में कुछ होगा नहीं, लेकिन डेजर्ट के आसपास में थोड़ा सा आपको ग्रासलैंड देखने को मिल सकता है, जहाँ पर वूल प्रोडक्शन किया जाता है, यानी कि शिप रैंचिंग वहाँ पर होती है। इसके अलावा नॉर्दर्न कोस्ट की बात करें तो हमने देखा था कि जो नॉर्दर्न कोस्ट होता है, ये आपको नॉर्दर्न कोस्ट हो गया, इधर नॉर्दर्न कोस्ट, यहाँ पर इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट पाए जाते हैं, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत एग्रीकल्चर आपको देखने को मिल जाएगी। तो जनरली उस नॉर्दर्न पार्ट में डेयरी और बीफ प्रोडक्शन होता है। साउदर्न रीजन की बात करें तो यहाँ पर मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट होते हैं। साउदर्न रीजन जैसे मैंने आपको ये बताया था, ये वाला रीजन हो गया, और ये वाला रीजन आपको मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलता है। तो मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में वेजिटेशन, जो सिट्रस फ्रूट्स वगैरह होते हैं, वो ज़्यादा यहाँ पर उगाए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि वीट, ऑयल सीड्स, लेगुम्स एंड ऑल्सो वाइन प्रोड्यूसिंग एरिया होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिट्रस फ्रूट्स उगाए जाते हैं, जिनसे वाइन्स वगैरह बनाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड का जो क्लाइमेट है ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा सा माइल्डर है। माइल्डर का मतलब ये यहाँ पर जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में आपको उतना बड़ा डेजर्ट मिलता है, न्यूजीलैंड में उतनी गर्मी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि हाई लैटिट्यूड हो जाता है न्यूजीलैंड की तरफ ऑस्ट्रेलिया के कंपैरिजन में, ठीक है। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर की बात करें तो लाइव स्टॉक ग्रेजिंग, रेंचिंग का काम होता है, जिसमें बीफ कैटल और डेयरी कैटल, डोमेस्टिक डेयर और शिप का यहाँ पर रेंचिंग देखने को मिलती है। इसके अलावा न्यूजीलैंड इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ क्रॉस ब्रीड वुल एंड ऑल्सो वाइन प्रोड्यूसिंग यहाँ पर एरिया होता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि नॉर्दर्न टिप होता है जो नॉर्थ आइलैंड का, वहाँ पर ग्रेप्स वगैरह भी उगाए जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर आपको वाइन प्रोडक्शन भी होता है। तो नॉर्दर्न टिप का मतलब आपको हो गया ये वाला एरिया, इधर आपको
ग्रेप्स वगैरह भी उगाए जाते हैं, तो इनसे आपको वाइन वगैरह भी वहाँ पे बनती है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं पापुआ न्यू गिनिया को। तो ये इक्वेटोरियल के आसपास में पड़ता है, तो ये ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट है। तो इक्वेटोरियल, हमने थंब रूल में भी बात किया था कि जो इक्वेटर होते हैं उसके आसपास की जो कंट्री होती है मेनली वहाँ पर प्लांटेशन किया जाता है। तो ये रबर प्लांटेशन, कोकोआ प्लांटेशन, कॉफ़ी प्लांटेशन, कोपरा प्लांटेशन, शुगर प्लांटेशन, सब प्लांटेशन ही है। और सी पोटैटो भी वहाँ पर उगाया जाता है। एक्चुअली इट इज़ नॉट प्लांटेशन, स्वीट पोटैटो। यहाँ पर सब्सिस्टेंस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर मिलता है। सब्सिस्टेंस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब ये होता है कि यहाँ पर प्रोडक्शन उतना ही किया जाता है कि जितना लोग अपने खाने के लिए, अपने कंजम्पशन के लिए वो यूज़ कर पाए। मेनली यहाँ पर बाजार को ध्यान में रख के प्रोडक्शन नहीं किया जाता। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो इकोनॉमी मिलती है वो लगभग आपको रूरल इकोनॉमी ही देखने को मिलती है पापुआ न्यू गिनिया में। एंड ये भी देखेंगे कि जितनी भी कंट्रीज हैं, लगभग सभी की सभी कंट्रीज जो इक्वेटर के आसपास में पड़ती हैं वो ऐसी ही होती हैं। रूरल इकोनॉमी एंड सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर ही देखने को वहाँ पर मिलता है ऑलमोस्ट। नेक्स्ट, फॉरेस्ट्री की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में प्लांटेशन जैसे इक्यूलिप्टस एंड मॉन्टेरी पाइन का यहाँ पर एक्सपोर्ट किया जाता है। पापुआ न्यू गिनिया की बात करें तो यहाँ पर भी आपको लंबर इंडस्ट्री देखने को मिलेगी। और ये जो इक्वेटोरियल टाइप ऑफ फॉरेस्ट यहाँ पर देखने को मिलता है, तो यहाँ पर हार्डवुड देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट किया जाता है इक्यूलिप्टस का भी, रोजवुड का भी और पाइन का भी। ठीक है, पापुआ न्यू गिनिया की लैंड ओनरशिप की अगर हम बात करें तो काफ़ी यूनिक फीचर यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर जितना लैंड है उसका 95% लैंड वहाँ के ट्राइबल क्लाइन के द्वारा ओन किया जाता है, यानी कि वहाँ की जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो ओन करती है। तो कि यूनिक ओनरशिप लैंड का यहाँ पर देखने को मिलता है पापुआ न्यू गिनिया में। इसके अलावा माइंस की बात करें, माइनिंग वगैरह की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया इट इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओपाल एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कोल। ठीक है, एंड ऑल्सो प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर, निकल, गोल्ड, यूरेनियम, डायमंड एंड जिंक। न्यूजीलैंड में भी कोल, सिल्वर, आयरन ओर, लाइमस्टोन एंड गोल्ड निकाला जाता है। वहीं पापुआ न्यू गिनिया में भी कॉपर, गोल्ड एंड ऑयल निकाला जाता है। हम ज़्यादा चर्चा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पापुआ न्यू गिनिया की ही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बड़े रीजन्स हैं इस एरिया के। अदरवाइज जितने भी यहाँ पर आइलैंड्स हैं बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, तो फिर वो उतने इम्पोर्टेंट या सिग्निफिकेंस नहीं है। इसलिए ये तीन जो बड़े हैं हम इसको यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के कुछ इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन की बात करें तो अगर हम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहाँ पर पर्थ में आयरन, स्टील एंड मशीनरी, टेक्सटाइल आपको इम्पोर्टेंट हो जाएगा। पिबारा में आयरन ओर निकाला जाता है और वहीं कालगुरली माइंस में गोल्ड निकाला जाता है। नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो अलाइस स्प्रिंग है। अलाइस स्प्रिंग आपको मैप में भी दिखा होगा कुछ यहाँ पर, ये देखिए अलाइस स्प्रिंग है ये जो नॉर्दर्न टेरिटरी में पड़ता है। तो अलाइस स्प्रिंग से ऑयल एंड गैसेस वगैरह निकाली जाती हैं। डार्विन जो कि एकदम नॉर्थ में पड़ता है, ये एक पोर्ट है जहाँ से टिम्बर, ग्रेन और मीट एक्सपोर्ट किया जाता है। वाइपा में बॉक्साइट का यहाँ पर रिजर्व देखने को मिलेगा। इसके अलावा साउथ ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो एडिलेड में एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज है, जो दो एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर होती हैं, जैसे कि फ्रूट कैनिंग, फ्लोर माइनिंग, डेयरी प्रोडक्शन एंड वुलन टेक्सटाइल्स। उसी तरीके से साउदर्न ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की बात करें जो सिडनी वाला एरिया, वहाँ पर आयरन, स्टील, पेपर, प्रिंटिंग, केमिकल, लीड, जिंक एंड सिल्वर माइंस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा हमारा आज का मैप था जिसमें हमने ऑस्ट्रेलिया और ओशियनिक कंट्रीज के बारे में चर्चा की। तो मेनली हमने ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनिया और न्यूजीलैंड के बारे में चर्चा की है, क्योंकि उसके बाद ये देख रहे हैं जितने भी आइलैंड काफ़ी छोटे हैं, इनका एग्जिस्टेंस नहीं होता, ये कभी एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। बट आपको अब चूंकि जानना है, अगर न्यूज़ में कभी रहते हैं तो पूछा जा सकता है। माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, मेलेनेशिया का नाम देके पूछा जाता है कि ये क्या है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको जानना इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए नाउ इस तरीके से कॉन्टिनेंट का सारा हिस्सा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ओशियनिक पार्ट के हिस्से। ठीक है, नाउ थैंक यू एंड गुड लक।